बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से पूरे मुल्क में दहशतगर्दी सर उठा रही है और ऑब्वियसली अगर दहशतगर्दी सर उठा रही है तो उतने ही बड़े इकदाम भी करने की ज़रूरत है। और उन तमाम इकदाम को जब तक अवामी हिमायत, कौम की हिमायत हासिल नहीं है तो ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं जंग लड़ सकती। व्हाट हैपन्स इज कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की कौमी सलामती की कमेटी जो है उसके इजलास के लिए 14 नाम भिजवा देती है और एक दफ़ा यह कह दिया जाता है जी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास में शरीक होगी, हिस्सा बनेगी। दो के आज के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ, DGI, DGMO मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी लोगों ने शिरकत की है। लेकिन यहाँ पर एक दो चीज़ें जो नोट करने वाली हैं, आज इस इतनी बड़ी कमेटी, इतना बड़ा इजलास, मुल्क की सलामती का इजलास जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले एक्सपेक्टेड थे, उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहाँ पर थे? साबिका वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब का भी बताया गया कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। वज़ीर दाखिला वो भी इस इजलास में शिरकत से कासिर रहे, वो भी शरीक नहीं हो सके। बट इंटरेस्टिंग पार्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पे आता है, जो कल कहते हैं कि हमारे 14 नाम दिए गए क्योंकि 14 लोग आज इस इजलास में शिरकत करेंगे। बट उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक डिफरेंट बहस का आगाज होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को शदीद क्रिटिसाइज किया जाता है और उसके बाद आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये आइडिया फ्लोट करती है कि यहाँ पर ऑपरेशन की जरूरत नहीं, मुज़ाकरात की जरूरत है। क्या यही सारा एजेंडा, यही गुफ्तगू इजलास में रखना, हुकूमत के सामने रखना ज्यादा बेहतर था या बाइकआउट करके मीडिया के सामने रखना ज्यादा बेहतर था? लेकिन यहाँ पर एक अमर मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है। बैरिस्टर गौहर हो जाए, सलमान अकरम राजा हो जाए, ईच एंड एवरीबडी, ये जो 14 नाम दिए गए थे, इमरान खान की आशीर्वाद के बगैर, इमरान खान साहब के गो एड के बगैर, उनकी सजेशन या उनके मशवरे के बगैर इस लीडरशिप की वक़्त क्या है सियासी मैदान के अंदर, वो आपको और मुझे कल और आज में आइडिया हो गया है कि ये कोई भी फैसला कर ले, अगर इमरान खान साहब की हिमायत इनको हासिल नहीं है तो दे आर नोबडीज। और इसका ही बार बार इंडिया, इसी का जिक्र बार बार तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, तहरीक इंसाफ के पार्टी के लोगों ने इनको बताया है। एंड दैट वाज द रीजन दे बैक्ड आउट। और मे बी कि इनको लेट एहसास हुआ, जिस तरह महमूद चकजई साहब ने भी इसके ऊपर बात की कि ये कोई हमें जो ट्रैप लगता है कि कोई भी प्रेस रिलीज आ जाएगी और बाद में कहा जाएगा कि तमाम सियासी जमातें इस अमल का हिस्सा है। बहरहाल मेरा मुद्दा बड़ा सादा सा है और मुद्दा मेरा तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है, यहां से कान पकड़िए, वहां से कान पकड़िए, दहशतगर्दी खत्म करना मुद्दा है। उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना चाहिए और इसी में आज के शो में हम गुफ्तगू करेंगे कि सोल्यूशन है क्या। नाज़रीन, पाकिस्तान की, जिस तरह मैंने ओपनिंग में भी कहा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन एक दफा फिर से हम सबको इकट्ठे होना देखना चाहती है। इस कौम को वक्त आ गया शायद एक दफा फिर से कि जब इस दहशतगर्दी की जंग में आपको, मुझे, पूरी कौम को मुत्तहिद होना है। बट ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, बट जब बात मुल्क की आती है तो वहां पर ये रिजर्वेशंस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी एड्रेस करनी चाहिए, ऑपोजिशन की, और ऑपोजिशन को भी थोड़ा सा दरगुजर करके इकट्ठे बैठने की बात करनी चाहिए। रूफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मेन क्वेश्चन आज तहरीक इंसाफ से ही बनता है कि कल तक तो ये 14 नाम भी आगे सामने जो आज के इजलास में शिरकत होनी थी, बट एट वंस व्हाट हैपेंड? रूफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब ठीक हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्लाह का करम जी, थैंक यू जी। सर बड़ी वॉलेटाइल है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन। कल कुछ और था, हर घंटे के बाद वैसे तो सिचुएशन बदल रही है, बट कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड में दिखाई दिया कि आज के इजलास में शिरकत करेंगे, अपने रिजर्वेशंस गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, अपनी सजेशन सामने रखेंगे। बट सुबह फिर एट वंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और बता दिया जाता है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस हैपनिंग, या जो भी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो भी इजलास हो रहा है। सर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? व्हाट मेड यू गाइस चेंज योर माइंड? राय साहब, हमने अपना माइंड चेंज नहीं किया। कुछ वक्त लगेगा लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब कुछ मुझे। देखिए, जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई तो उसके बाद पार्लिमानी पार्टी के सामने ये सारा सब जो था रखा गया। उन्होंने मेजॉरिटी वोट से ये फैसला किया कि हमें जाना चाहिए, इस सेशन में शिरकत करनी चाहिए, लेकिन उसको मशरूत किया खान साहब के साथ मुलाकात से। ये जो सिचुएशन थी ये स्पीकर साहब को पहुंचाई गई और उनको कहा गया कि जी आप हमारी मुलाकात जो है, हमारे कुछ लोगों की मुलाकात खान साहब के साथ कराइए, जिसका उन्होंने वादा किया कि जी मैं करता हूं और कोशिश करके आज ही ये मुलाकात करवा देंगे। अब चूंकि वक्त कम था और रमजान का वक्त भी, टाइम भी है, तो और ये कि अफ्तारी के बाद वर्चुअली दफ्तर सारे बंद हो जाते हैं और कोई नहीं खुलते, और हमारा ख्याल था कि स्पीकर्स ऑफिस जो है वो भी बंद होगा और वहां कोई बंदा नहीं होगा,
तो हमने वो लेटर जो था वो आमिर डोगर साहब ने, जो हमारे चीफ विप हैं, उन्होंने वो लेटर ड्राफ्ट किया। 14 लोग जो उसमें शामिल थे, जिनको के खान साहब जो कि इस कमेटी की मीटिंग में जिन्होंने शिरकत करनी थी, और ये स्पीकर साहब को हैंड ओवर किया गया इस प्रोवाइजो के साथ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये लेटर एक हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन ये लेटर इफेक्टिव उस वक्त होगा जबकि खान साहब के साथ मुलाकात हमारी हो जाएगी। हम आपको लेटर दे रहे हैं इसलिए कि आप इसको रख लीजिए और जब मुलाकात हो तो फिर इसको इफेक्टिव तस्वुर किया जाए। लेकिन स्पीकर के ऑफिस ने मेलिफाइड इंटेंट के तहत उस लेटर को लीक आउट किया और उसके जो मुदर्जात थे वो पब्लिक किए, और लेकिन उसके साथ जो शर्त आई थी वो नहीं बयान की। उसके बाद हमारी मीटिंग प्लान थी रात को 10 बजे, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग का। तो हम इंतजार करते रहे कि अब मैसेज आता है, कि खान साहब के साथ मुलाकात अरेंज कर दिया, लेकिन वो मुलाकात अरेंज नहीं हुई। तो रात को 10 बजे हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग शुरू हुई और सुबह 2:30 बजे तक वो जारी रही। और उसमें भी जो पार्लिमानी पार्टी का जो फैसला था उसको रेटिफाई किया गया कि जी हम अटेंड करेंगे ये कमेटी का सेशन, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जबकि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात करा दी जाती है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द पीसी दे सपोर्टेड दैट कंटेंशन। सो वो कोई 2:30 बजे के करीब हमने एक छोटा सा जो स्टेटमेंट थी वो रिलीज कर दी और ये बता दिया। और आज सुबह जो उसकी डिटेल्स थी वो 10 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो हमारे अलायंस के लोग थे वो भी बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे। हमने तमाम फैक्ट्स जो थे तमाम जो है वो आप लोगों को और बाकी लोगों को उससे आगाह किया। तो ये सिचुएशन है, इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं थी, कोई डाउट नहीं था। पार्लिमानी पार्टी का फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने रेटिफाई किया। क्योंकि ये मुलाकात नहीं करवा सके खान साहब के साथ एज पर द पास्ट ट्रेडिशन, इसलिए हमने फिर अल्टीमेटली इस कमेटी की मीटिंग में ना जाने का फैसला किया और हम नहीं गए। सर, आपके चेयरमैन पार्टी के बैरिस्टर गौर साहब का आज ही की स्टेटमेंट है कि उनकी जाती ख्वाहिश थी कि आज के इजलास का हिस्सा बना जाए। एक सीजन्ड पॉलिटिशियन होते हुए जो किताब पे भी नजर रखते हैं, जो पढ़ते लिखते भी हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे भी ग्रिप रखते हैं, रऊफ हसन साहब क्या समझते हैं कि क्या आज के इजलास में तहरीक इंसाफ को हिस्सा बनना चाहिए था? देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है और मेरा स्टांस इस सिलसिले में बिल्कुल ओपन है। वो ये है कि डायलॉग होना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, कांटेक्ट रहना चाहिए। तो मैं तमाम ऐसे चीज़ों को हमेशा सपोर्ट करूंगा जिससे कि ये एंगेजमेंट जो है बढ़े और मामला डायलॉग की तरफ और मामला हल होने की तरफ बढ़े। लेकिन इशू ये है कि खान साहब के साथ जो कर रहे हैं, आज हमें पता चला है कि जी उनकी अखबारें बंद हुई हैं, उनका टेलीविजन ऑफ किया गया है और उनको वर्चुअली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, उनको पता ही नहीं था। जब हमारे आज वकला जब उनको मिले हैं तो उनको पता ही नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई एक्सेस नहीं था टू आउटसाइड इंफॉर्मेशन। इस इनह्यूमन गैर इंसानी रवैये की मौजूदगी में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे जैसा बंदा किस हद तक जाए आगे और सपोर्ट करे इस सारे प्रोसेस को? मैं उसके बावजूद प्रिंसिपली प्रोसेस ऑफ डायलॉग को सपोर्ट करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन इन लोगों को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि ये उस शख्स के साथ क्या कर रहे हैं, किस गैर इंसानी रवैये जो है वो उसको इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उसको तोड़ना चाहते हैं, उसकी पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। 3 साल से टेररिज्म क्यों बढ़ रहा है इस मुल्क में? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमें एड्रेस करना चाहिए। उसकी एक वजह यह है कि जी रियासत की तमाम जो उसी तरफ एफर्ट्स हैं, सारी एफर्ट्स जो हैं वो पीटीआई को खत्म करने पर लगी हुई है, वो खान साहब को तोड़ने के ऊपर लगी हुई है। इनका जबकि इनका फोकस होना चाहिए उन मसाइल की तरफ, उन मसाइल को खत्म करने के लिए जिसका सामना रियासत को है इस वक्त। लेकिन फॉर्चुनेटली ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे जैसे शख्स का जो फेथ है डायलॉग में उसको भी इंपैक्ट करते हैं राय साहब। लेकिन मैं कोशिश तो मेरी यही है कि मैं कभी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करूं और एंगेजमेंट की पॉलिसी जो है मैं उसको हमेशा प्रमोट करता रहूंगा। सर, 2 चीजें हैं जो जहां पे अब तजाद सामने आ रहा है। एक तरफ ऑपरेशन है, ऑपरेशन के ऊपर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आपकी सियासी जमात की ऑप्शंस या आपका सजेशन ये है कि जी अभी भी डायलॉग या बातचीत या मुज़ाकरात का अमल रखा जाना चाहिए। सर, जब एक वेपनाइज्ड किस्म की एक तहरीक उठती है उससे कब तक मुज़ाकरात किए जा सके? हम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट। प्लीज मुझे भी थोड़ा समझाइएगा, मैं आपसे मुस्तफीद होना चाहूंगा। नेमली BLA या वो तमाम फैक्टर्स कि जिनको बार बार मल्टीपल टाइम्स ऑफर किया गया कि यार कम, लेट्स टॉक अबाउट इट, व्हाटएवर द इश्यूज आर, व्हाटएवर द कंसर्न्स आर, लेट्स टॉक अबाउट इट। बट गोली, सानेहात, शहादतें, इवेंचुअली ऑपरेशन ही ऑप्शन है या अभी भी मुज़ाकरात से मामलात हल हो सकते हैं इस मुल्क के अंदर? देखिए,
कुछ 4-5 दिन पहले जो है, आपको पता है मालिक साहब जब चीफ मिनिस्टर होते थे बलूचिस्तान के, तो उनको एक एम्पावरमेंट जी। किया गया था कि जी आप इन लोगों से, पहाड़ों के ऊपर जो लोग हैं यस जो यस। बगावत पे तुले हुए हैं, उनसे बात की जाए। उन्होंने बातचीत का आगाज किया था और वो एक मसला 3-4-5 दिन पहले उन्होंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा था कि हमने बिल्कुल जी। एग्रीमेंट हमारा उनके साथ हो गया था, लेकिन लास्ट मिनट के ऊपर हो गया था, उनका जो यस। प्रोजेक्ट था ये उसको सबटाज किया गया और उनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं, मालिक साहब कह रहे थे जो कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के होते हैं। देखिए, दो जी। किस्म के थ्रेट्स होते हैं सारे राय साहब। एक थ्रेट होता है जो कि नेगोशिएशंस के जरिए जो है वो जिस मसला हल हो सकता है, और एक थ्रेट ऐसा होता है जो कि नेगोशिएशन से आगे जा चुका होता है। पाकिस्तान में इस वक्त दोनों किस्म के थ्रेट्स हैं, लेकिन जो वजूहात हैं वो एक ही है, वो है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, वो है जो डिसएम्पावरमेंट, वो ये है कि उनके जो हकूक हैं वो सलब किए गए हैं। ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का मसला रहा है, और आज भी आप देखें तो सारे पाकिस्तान का मसला है। फस्तायत अपने अरूज के ऊपर है। तो एक तो ये होता है कि कोशिश की जाती है कि एंगेज करें आप, ये सारे जो कि रिबेलियस स्ट्रीक्स होती हैं जिनको मैं कहता हूं, उनको आप लेके आए। मेरा आर्टिकल है लास्ट सैटरडे को, मैंने लिखा है, मतलब न्यूज और जंग में पब्लिश होता है, वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको भेजता भी हूँ। उसमें ये सारी चीजें जी मैंने बयान किया। तो जी वो जी, जो प्लीज इनको प्लीज। कोशिश की जाती है कि बातचीत के जरिए उनको राह रास्त के ऊपर लाया जाए, वो किया जाए। मिलिट्री ऑपरेशन इस मुल्क में एक नहीं, दो नहीं, कितने ही हो चुके हुए हैं राय साहब, आप जानते हैं, सारों की हिस्ट्री है, ठीक है, इफेक्टिव भी हुए, लेकिन उसके बावजूद चिंक्स रह गई हैं, जिसके बाद वजह से ये सारा फिर दोबारा बढ़ा है। अब दूसरा जो तबका होता है वो ये होता है कि जो बगावत पर तुल जाता है, और इस वक्त बीएलए जो है वो बगावत पर तुला हुआ है, वो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, वो वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं। तो लाजमी बात है कि ऐसे एलिमेंट से डील करने के लिए रियासत को अपनी माइट जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि एक पैरेलल जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, पैरेलल स्ट्रक्चर में कोशिशें की जाती रहनी चाहिए कि इन लोगों में भी शायद आज भी कोई एक ऐसे लोग हों जो कि आपके साथ बातचीत के जरिए राय रास्त के ऊपर आ सके। तो वो एक प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप रियासत जो है ये कभी टॉलरेट नहीं करना चाहिए उसको कि उसके अपने बेगुनाह शहरी जो हैं, जैसे कि जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ है, या और भी वर्चुअली एवरीडे बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इनको तो खत्म करना होगा, और इसके लिए रियासत को अपनी माइट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन इस ऑपरेशन के खदोखाल जो हैं वो लोकल जो है लीडरशिप जो है आपकी, प्रोविंशियल लीडरशिप, उनके साथ जो लोकल आपके पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनके साथ उनकी इनपुट लेके एक जामे मंसूबा जो है उसको तश्कील दिया जाए, और फिर उसको अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर उसकी मंजूरी दी जाए और ये इसको इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन बातचीत का एलिमेंट जो है राय साहब, उसमें मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए। रऊफ साहब, यू नेमली सेड बीएलए कि वो अलग से बलूचिस्तान की बात करते हैं, अलग होने की बात करते हैं, सो ऑपरेशन इज द ऑप्शन। मैं नेमली ही सवाल पूछ रहा हूं, बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के पीछे और अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ी हुई है। देखिए, हमारा जो प्रेफरेंस है, हम यही कहते हैं कि जी बातचीत करें और बातचीत के जरिए मसले को हल करें। देखिए, लड़ाई जो है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त आपकी सिचुएशन जो है ना वो बड़ी मखदूश है। इंडिया एक ट्रेडिशनल हमारा एक राइवल रहा है, एक एनिमी रहा हुआ है, और इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इस वक्त आपको पता है, ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात कोई इतने ज़्यादा आइडियल नहीं है। तो एक मुल्क जो है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, वो अपने बॉर्डर्स के ऊपर इस किस्म की फ्रैक्टरसाइड जो है ना वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूँगा कि बातचीत का एलिमेंट है उसको बिल्कुल खारिज अज़मकान नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर रियासत के जो मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इनके खिलाफ हमने ऑपरेशन करना है, तो लाजमी बात है कि टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रियासत के एक्शन के साथ खड़ी होगी। हमारा जो हमेशा से कंटेंशन रही हुई है कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम जो खतरात जो कि रियासत को दरपेश होते हैं, उनको जो भी उसके बारे में जो पॉलिसी बनती है हम उसको सपोर्ट करेंगे, लाजमी बात है। लेकिन मैं फिर रीइटरेट करना चाहता हूं कि उसमें सब जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और वो बातचीत के जरिए होता है। बहुत सारे लोग जिनको आप समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्डन हो चुके हुए हैं, वो भी सॉफ्टन हो जाते हैं बातचीत से। अगर आप उनकी एम्पावरमेंट कर दें, आप उनको एनफ्रेंचाइज कर दें, आप उनके हकूक जो हैं वो उनको वापस कर दें, ये फोर्स डिसअपीयरेंसेस जो हैं, इस किस्म की चीजें खत्म कर दें, भाई ये बड़ी तकलीफ अवामिल हैं जिसमें से ये लोग गुजरे हैं। उनकी तकलीफें जो है उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन बाहर सूरत, एट द एंड ऑफ द डे वी विल स्टैंड विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन व्हाटएवर एक्शन इट टेक्स। रऊफ साहब, ये बीएलए वाली चले कहानी तो समझ आती है, मेरे जैसे जो जिसका बहुत ज्यादा ग्रिप नहीं है बलूचिस्तान इशू के ऊपर, वी अंडरस्टैंड दैट कि वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट एक लीड कर रहे हैं, बट
अफगानिस्तान बीइंग इस्लामिक कंट्री और अफगानिस्तान के साथ मिलकर हमने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, उनके साथ मिलकर जंगें लड़ी हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा, इसके अफगानिस्तान के बॉर्डर्स, अफगानिस्तान के साथ मामलात खराब होना, सर इसको आप कैसे डिकोड करते हैं? इसकी समझ आती है आपको? राय साहब, ये मेरा सब्जेक्ट है, आपको पता है। मेरे थिंक टैंक जो है, हम लोग ट्रैक्स करते थे अफगानिस्तान के साथ भी, हमारे मल्टीपल ट्रैक्स रहे हुए हैं। मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत से लोगों के साथ मेरे वहाँ इंटरेक्शंस होते रहे हैं, अब भी आज भी हैं। हम जो फील करते हैं ना कि हमने अफगानिस्तान के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अफगानी जो हैं वो कहते हैं कि आपने हमारे खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक कॉन्ट्रास्ट है परसेप्शन में, जो हमारी परसेप्शन है और जो उनकी परसेप्शन है। हमने अपने आप को इन लड़ाइयों में झोंका और उसके जो असरात हैं, नेगेटिव असरात जो हैं, पाकिस्तान आज भी बर्दाश्त कर रहा है। लड़ाई में जाना जो है, उसके पीछे बहुत सारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो मतलब डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको सामने रख के फिर फैसले करने चाहिए। हमने पहले फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने लड़ाई में अमेरिकन साइड के ऊपर हिस्सा लिया, फिर हमने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई ली, और उधर से टेररिज्म को ख़त्म करते करते हमने अपने मुल्क में टेररिज्म के बीच बोए, हमने यहाँ क्लैशनिकोव कल्चर के बीच बोए, हमने यहाँ ड्रग्स के बीच बोए। ये सब कुछ हमारे सामने है। हमने तकरीबन 1 लाख बंदा अपना मरवाया, हमने करोड़ अरबा रुपए जो हैं वो अपने जो हैं इसमें झोंक के और बदनामी भी कमाई। आज भी हमने बदनामी कमाई हुई है, आज भी हमें टारगेट किया जाता है, और ये हमारा अपना मुल्क जो है ये टेररिज्म की आमाज का बन चुका हुआ है। तो ये फैसले जो हैं ये विजडम से होने चाहिए, ये फैसले जो हैं ये सैनिटी के साथ होने चाहिए, फैसले इमोशनली नहीं होने चाहिए। अफगानिस्तान के साथ हमारे प्रॉब्लम्स आज के नहीं हैं, 1947 से ये मसाइल मौजूद हैं। ड्यूरेंट लाइन का एक इशू जो है हमने इनहेरिट किया हुआ है, डेट्स बैक टू द ब्रिटिश टाइम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। वो इसको डिस्प्यूटेड समझते हैं, हम लाजमी बात है कि इसको डिस्प्यूटेड नहीं समझते हैं। तो वो हमारे वक्त में मैं ये ज़रूर कहूँगा, जब खान साहब हुकूमत कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके साथ ताल्लुकात बहुत इंप्रूव कर गए थे। लेकिन इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से देयर हैज़ बिन एग्रवेशन, और ये एग्रवेशन जो है इसको स्टॉल करना पड़ेगा। इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या हथियार हैं इनके पास, बोथ फाइटिंग इम्प्लीमेंट्स एज वेल एज नेगोशिएशंस के इम्प्लीमेंट्स जो हैं, और उनका एक कॉम्बिनेशन जो है वो इनको क्रिएट करना पड़ेगा और उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर। देखिए जी, किसी वक्त कहा जाता था जब ये बाढ़ बन जाएगी, एक अंदाजे के मुताबिक $530 मिलियन उस बाढ़ को बनाने में लगे हैं। तो क्या वजह है कि जब वो बाढ़ बनाई गई, इस वजह से बनाई गई कि जी उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, तो क्या वजह है कि उसके बावजूद इन्फिल्ट्रेशन ना सिर्फ जारी रही है बल्कि बढ़ती रही है? ये हमारी पॉलिसीज का फुकदान है ना, सैनिटी का फुकदान है, लॉजिक का फुकदान है। हम अरबा रुपया इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके जो अहदाफ है वो हासिल नहीं कर सकते। तो हमें रीथिंक की जरूरत है, हमें दोबारा सोचने की जरूरत है कि ये क्यों मसाइल जो हैं हमारे बॉर्डर्स के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं, और एक सैनिटी इसलिए मैंने बैकग्राउंड आपसे पूछा, इसलिए मैंने आपसे बैकग्राउंड पूछा कि भी रिसेंटली अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है कि जी अफगान पॉलिसी जो है हुकूमत की ये ठीक नहीं है, इनखला अफगानियों का पाकिस्तान से ये ठीक नहीं है। तो सर यहाँ पे सूबे की और फेडरल गवर्नमेंट की या तहरीक इंसाफ की और PMLN की और एस्टैब्लिशमेंट की एक वाज़े सी रिफ्ट दिखाई देती है? देखिए राय साहब, ये जो स्टेटमेंट आप सुना रहे हैं ना, ये उन्होंने कही थी इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेफ्यूजीज। अब रेफ्यूजीज का जो मसला है वो 40 साल पुराना है। अब ये भी एक प्रॉब्लम हमने अपने लिए इनहेरिट किया है ना, इन लड़ाइयों में हिस्सा लेके हमने इनहेरिट किया। अब वो रेफ्यूजीज सारा कुछ करने के बावजूद वो रेफ्यूजीज जो हैं और वो अफगान्स जो हैं वो हमें गालियां देते हैं और वो फील करते हैं कि हमने उनके खिलाफ लड़ाइयाँ ये लड़ी हैं। तो ये एक फीलिंग तो जनरेट हमने की हुई है। तो उन्होंने कहा था कि ये जब 40 साल हो गए हैं इन लोगों को यहाँ रहते हुए, इनके बच्चों की बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चों की शादियाँ हुई, उनके बच्चे पैदा हुए, दे आर नाउ ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी बिजनेसेस हैं, उनके कारोबार हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो उनकी फैमिलीज हैं यहाँ। तो ये एक अगर जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के मुताबिक एक स्टेज आती है जबकि ऐसे लोगों को आपको शहरियत देनी चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की थी कि हमें जो लोग डिजर्व करते हैं या जो लोग मतलब उन अहदाफ के ऊपर पूरे उतरते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम उनको शहरियत दे दें। शायद ये सब लोग कभी भी वापस ना जा सकें। सो उसका भी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है वो हमें तलाश करना चाहिए। एक इमोशनल सोल्यूशन जो है उसके जरिए मसाइल हल नहीं होते बल्कि एग्रवेट होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम ये गलतियां बार बार करते रहे हैं। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हम ये गलती करना छोड़ के
हम कोई प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस जो हैं वो तलाश करें, ताकि हमारा ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये पुरअमन हो सके। हमें चाहिए, मुल्क की तरक्की के लिए हमें अपने बॉर्डर्स को पुरअमन करना होगा, उसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है। रऊफ साहब, थैंक यू वेरी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लर्नड अ लॉट इन दिस सेगमेंट, मैंने बहुत सीखा आपसे। थैंक यू वेरी मच इंडीड सर। नाजरीन, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि हमारे और अफगानिस्तान की पॉलिसी और ईरान की और अफगानिस्तान की पॉलिसी का बुनियादी फर्क मैनेजमेंट का था, और वो कपल ऑफ डेकेड्स पहले की मैनेजमेंट का था। यही वजह है कि आज ईरान से इनखला पुरसकून है, बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। जब पाकिस्तान से इनखला होता है तो एक इंटरनेशनल केओस और एक इंटरनेशनल इशू बनता है, और पाकिस्तान ही दोबारा हेल्प करके भी विक्टिम बनता है उसका।